हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 1000 टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इवन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हर एक वीडियो में मैं 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ और ऐसे नंबर ऑफ़ वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होंगे। सो प्लीज़ चैनल पे जाइए और विजिट कीजिए प्लेलिस्ट दैट इज़ 1000 टेक्निकल क्वेश्चंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग में टॉलरेंस का इम्पोर्टेंस क्या है? ये हो गया एक डायग्राम, राइट। अब यहाँ पे देखिए डायमेंशंस है 4.00 प्लस माइनस 0.02। सो दिस प्लस माइनस 0.02 ये हो गया टॉलरेंस। ओके, मतलब अगर आप कोई पार्ट मैन्युफैक्चर करते हो, अगर आप ये पार्ट मैन्युफैक्चर करते हो और उसका डायमेंशन अगर 3.98 टू 4.02 उसमें अगर आता है तो ये पार्ट एक्सेप्ट होगा। दैट इज़ नोन एज द टॉलरेंस। मतलब आपको एग्जैक्टली 4 mm का ही पार्ट मैन्युफैक्चर करना है ऐसा नहीं है। अगर वो पार्ट 3.98 टू 4.08 इसमें फॉल करता है तो भी वो पार्ट एक्सेप्ट होगा। दैट इज़ नोन एज टॉलरेंस। अब इसका महत्व क्या है? एग्जैक्ट डायमेंशन का पार्ट मैन्युफैक्चर करना ये बहुत डिफ़िकल्ट है, राइट। इससे क्या होगा कि इस वजह से आपका जो रिजेक्शन रेट है वो कम हो जाएगा। उसके बाद जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। यू यूटिलाइज द टॉलरेंस इन पार्ट डायमेंशन टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड फैसिलिटेट मैन्युफैक्चरर। कोई भी पार्ट मैन्युफैक्चर करना आपके लिए ईजी होगा ड्यू टू द यूज ऑफ टॉलरेंसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्टर जॉइंट? देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका क्वार्टर जॉइंट। ये दो शाफ्ट्स, दिस इज नोन एज क्वार्टर और इसे कहते हैं स्पॉकेट और ये हो गया स्पाइगॉट। दिस इज योर क्वार्टर जॉइंट। इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट दैट इज़ यूज टू कनेक्ट टू रॉड्स। दो रॉड अगर आपको ज्वाइन करना है यू कैन यूज क्वार्टर जॉइंट विच आर अंडर कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस। वो दो पार्ट जो है वो आइदर इन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और इट मे बी इन टेंसाइल स्ट्रेस। द जॉइंट इज मेड अप ऑफ स्टील और आयरन। Quarter joint is used for connecting a piston rod to the crosshead of reciprocating steam engine. इसका application यहाँ पे दिया है कि piston rod आपको अगर attach करना है crosshead के साथ, so that you can join with the help of quarter joint. Next question, what is the alloy of tin and lead? tin और lead इसका alloy कौन सा है? The answer is solder is an alloy of tin and lead. आपने solder wire देखा होगा। दिस सोल्डर इट इज़ एन अलॉय ऑफ टीन एंड लीड। एक सोल्डरिंग गन आपके पास रहेगा, ये हो गया सोल्डर। व्हाट इज़ इट्स यूज़? इट इज़ प्राइमरीली यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, इलेक्ट्रिकल जॉइंट्स अगर आपको तैयार करना है सो दैट यू कैन प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ दिस अलॉय दैट इज़ नोन एज सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ऑटो साइकिल इन ब्रीफ। ऑटो साइकिल क्या है ये आपको बताना है। ये आप देख सकते हो, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो साइकिल। ये हो गया पीवी डायग्राम, वाई एक्सिस पे प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम, और ये है टीएस डायग्राम दैट इज़ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। पीवी डायग्राम से समझ लेते हैं। 1 to 2 दैट इज़ नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। 2 to 3 हीट एडिशन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन एंड देन 4 to 1 हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस साइकिल में आपको 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मिलेगी और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मिलेंगी। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल डिस्क्राइब्स द फंक्शनिंग ऑफ टिपिकल स्पार्क इग्निशन 4 स्ट्रोक इंजन। ऑटो साइकिल किसे डिस्क्राइब करता है? द फंक्शनिंग ऑफ टिपिकल स्पार्क इग्निशन इंजन विच इज़ 4 स्ट्रोक्स इंजन. Otto cycle is a description of what happens to the gas as it is subjected to the changes of volume, temperature, addition or removal of heat. मतलब एक बार सिलेंडर के अंदर गैस आया है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर एयर एंड द फ्यूल। उसके साथ क्या क्या होता है? तो सबसे पहले वो कंप्रेस्ड होगा, दैट इज़ योर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। फिर स्पार्क होगा, मतलब आप हीट ऐड कर रहे हो उसमें, एंड देन एक्सपैंड होगा और फिर एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाएगी, दैट इज़ हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। द ऑटो साइकिल डिस्क्राइब्स द फंक्शनिंग ऑफ
spark ignition, 4-stroke engine. Next question, what do you mean by annealing? Okay, so as you know, annealing is a type of heat treatment. So heat treatment हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे टू ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर और फिर उसे अलग अलग तरीके से कूल करेंगे. दैट इज़ नोन एज हीट ट्रीटमेंट. सो एनीलिंग इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट. सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को हीट करना है. दैट इज़ अबो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. ओके, ये रेंज यहाँ पे शो की है कि कितने टेम्परेचर तक उसे हीट करना है और फिर उसे कूल करना है. सो एनीलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एनी मटेरियल अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर एंड कूलिंग आफ्टर सम टाइम. सो एनीलिंग में जो है जो आपका पार्ट है वो फर्नेस में कूल करेंगे, वेयर एज इन नॉर्मलाइजिंग उसे एयर में कूल करेंगे. अगर क्विंचिंग है तो हीट करने के बाद उसे ऑयल में या फिर कोई लिक्विड में, वाटर में उसे कूल करेंगे. सो एनीलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एनी मटेरियल अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट इन द फर्नेस. दिस प्रोसेस इंक्रीजेज द हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. सो ये हो गया पर्पज़. आपको मटेरियल की हार्डनेस और स्ट्रेंथ अगर इंप्रूव करना है देन यू कैन यूज़ एनीलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एंथैल्पी. एंथैल्पी क्या है? सो देखिए यहाँ पे आपके पास है एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. सिलेंडर में गैस है, आप उसे हीट कर रहे हो. अब गैस को अगर आप हीट करोगे तो वो एक्सपैंड होगा, जिसके वजह से उसकी सबसे पहले तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और फिर वो एक्सपैंड होगा. सो देखिए पिस्टन जो है वो ऊपर मूव करेगा. दैट मीन्स यू आर गेटिंग वर्क फ्रॉम दिस सिस्टम. ओके, सो एंथैल्पी यानी क्या? एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय H and it is the summation of internal energy plus work done. Work done, that is nothing but product of pressure and volume. Okay, so what is enthalpy? It is the heat content of a thermodynamic system. मतलब जो भी thermodynamic system आपके पास है उसमें कितना heat है, that is known as enthalpy. Next question, define a uniformly distributed load. Okay, so load के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि point load जो एक ही जगह पे सारा अप्लाई होगा. फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक्सपैन पे यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. उसके बाद यूवीएल, दैट मीन्स एक एक्सपैन पे लोड जो है वो वेरी करते जाएगा. सो these are different types of load. Here the question is define uniformly distributed load. So जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक बीम मेरे पास है जो सपोर्ट है, दो जगह पे उसको सपोर्ट किया हुआ है और उसके ऊपर मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ. और देखिए ये लोड जो है वो यूनिफॉर्म है, हेंस इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. ओके, सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज़ अ लोड विच इज़ स्प्रेड ओवर ए रीजन ऑफ द बीम. ओके, एक रीजन पे वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, वो स्प्रेड होना चाहिए. हेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड रिमेन्स सिमिलर थ्रू आउट द एलिमेंट. और अगर आप कहीं पे भी ये लोड चेक करोगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपको सेम मिलेगा. जैसे अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे 2 किलो न्यूटन पर मीटर, राइट. सो अगर मैं कोई भी लोकेशन पे लोड अगर चेक करता हूँ तो मुझे 2 किलो न्यूटन मिलेगा. हेंस इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट. ओके, सो एज यू नो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट. दैट इज क्लियरेंस फिट, देन इंटरफेरेंस फिट एंड ट्रांजिशन फिट. ओके, सो ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, so the first example, this is known as your clearance fit, this is interference fit, and this is transition fit. So we will discuss one by one in detail. So the very first, that is clearance fit. So this fit is identified by the occurrence of clearance between the two similar parts. अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका शाफ्ट येलो कलर से और ये हो गया होल जो कि ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट है. अब दोनों में गैप है, अगर दोनों में गैप है दैट मीन्स इट इज़ क्लियरेंस फिट. ओके, सेकेंड वन इज इंटरफेरेंस फिट. इंटरफेरेंस फिट में क्या होगा कि शाफ्ट का जो डायमेंशन है, अपर डायमेंशन, वो होल के लोअर डायमेंशन से भी बड़ा होगा. ओके, सो इजीली शाफ्ट पास नहीं कर पाएगा होल में से. सो आपको फोर्स अप्लाई करना होगा, आपको हैमर करना होगा, तब जाके जो शाफ्ट है वो होल में फिट होगा. सो उस टाइप के फिट को कहते हैं इंटरफेरेंस फिट. एंड देन द नेक्स्ट वन इज ट्रांजिशन फिट, जो कि कॉम्बिनेशन है इंटरफेरेंस फिट का और क्लियरेंस फिट का. सो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट, दैट इज क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट एंड ट्रांजिशन फिट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट रूल दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग द कास्टिंग.
अगर आप कोई कास्टिंग डिज़ाइन कर रहे हो तो कौन से रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है, यह है क्वेश्चन। ओके, सो कास्टिंग में क्या होता है, दिस इज़ योर कास्टिंग प्रोसेस। ओके, सो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम मेटल को हीट करेंगे। ओके, उसको लिक्विड फॉर्म में लाएंगे। फिर वो जो लिक्विड फॉर्म में आपके पास मेटल है उसे आप पोर करोगे एक कैविटी में। ओके, सो आपके पास एक मोल्ड रहेगा, उस मोल्ड में आप एक कैविटी बनाओगे और फिर उस मोल्टन मेटल को आप पोर करके उस कैविटी को फिल करोगे। अब जो भी आप ऑब्जेक्ट आपको तैयार करना है उस ऑब्जेक्ट के साथ, उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे पैटर्न, पैटर्न के साथ आप एक कैविटी क्रिएट करोगे मोल्ड के अंदर और फिर उसमें मोल्टन मेटल जो है आप पोर करोगे और फिर उसे आप सॉलिडिफाई होने दोगे कुछ टाइम के लिए। तो जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है उस प्रोडक्ट को हम लोग कहेंगे कास्टिंग, या फिर ये सारे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कास्टिंग प्रोसेस। ओके, अब ये कास्टिंग प्रोसेस अगर आपको डिज़ाइन करना है तो कौन कौन से रूल्स फॉलो करना है, ये है क्वेश्चन। सो सबसे पहले कीप द सेक्शन थिकनेस यूनिफॉर्म एज मच एज पॉसिबल। सो आपके कास्टिंग में जितने भी सेक्शन है उसकी थिकनेस जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर उसकी थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं है, सडन चेंज इन क्रॉस सेक्शन है कहीं पे, तो वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा है, तो आपका कास्टिंग वहाँ पे फेल हो सकता है। देन सडन चेंज इन द थिकनेस शुड बी एवर्टेड एट ऑल कॉस्ट। देखिए, सडन चेंज इन क्रॉस सेक्शन ये आपको अवॉइड करना है। अगर आपने अवॉइड नहीं किया तो वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा और आपका कास्टिंग वहाँ पे फेल होगा। डिज़ाइन कास्टिंग बाय कीपिंग सिंप्लिसिटी। आपने जो भी कास्टिंग डिज़ाइन किया है वो बहुत सिंपल होना चाहिए ताकि उसमें से जो मोल्टन मेटल है वो इजीली फ्लो हो सके। देन यूज़ ए कर्व्ड शेप टू इम्प्रूव द स्ट्रेस हैंडलिंग एट एनी कॉस्ट। ओके, सो अगर सडन चेंज इन क्रॉस सेक्शन कहीं पे है तो वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, सो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे कर्व्ड शेप यूज़ कर सकते हो जिसके वजह से जो सडन चेंज है वो आप अवॉइड कर सकते हो और उससे क्या होगा कि जो मोल्टन मेटल है वो इजीली फ्लो होगा। ओके, तो आपके कास्टिंग में स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट्स जो है वो नहीं रहेंगे और कास्टिंग के फेलियर होने के चांसेस बहुत कम होंगे। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रूल दैट मस्ट बी फॉलोड व्हाइल डिजाइनिंग द कास्टिंग। नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। एक वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। सो द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ यूनिवर्सल कपलिंग। यूनिवर्सल कपलिंग किसे कहते हैं, तो देखिए ये है एग्जांपल यूनिवर्सल कपलिंग का। सो बेसिकली इट इज़ यूज अगेन टू कनेक्ट टू डिफरेंट शाफ्ट्स। सो इसमें एक फोर्क होगा, कॉलर होगा, टेपर पिन होगा, ओके, सेंटर ब्लॉक होगा और ऐसे दो अलग अलग शाफ्ट को आप यूनिवर्सल कपलिंग से कनेक्ट कर सकते हो। So the question is what is universal coupling? So universal coupling is used to connect the two shafts whose axes are inclined to each other. अब यहाँ पे देखिए इसका ब्यूटी क्या है कि ये जो शाफ्ट है इसका ये एक्सेस है और इस शाफ्ट का एक्सेस ऐसे है, मतलब दोनों प्रॉपरली अलाइन नहीं है। अगर दोनों प्रॉपरली अलाइन है देन इट इज़ वेरी इजी टू कनेक्ट द टू शाफ्ट्स, बट यहाँ पे दोनों अलाइन नहीं है। इस केस में हम लोग यूज़ करेंगे यूनिवर्सल कपलिंग। सो इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट शाफ्ट्स विच आर inclined to each other. It consists of a pair of hinges connected by the cross shaft. So ये हो गया आपका यूनिवर्सल कपलिंग। सो अगर आप कोई भी टेक्निकल इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं टोटल 1000 क्वेश्चंस इस सीरीज़ में ऐड करने वाला हूँ। सो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत 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 हेल्पफुल रहने वाला है। प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट विज़िट कीजिए और सारे वीडियोज़ आप एक बार देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।